क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अलंकार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा छंद। तो आइए पढ़ते हैं छंद। संस्कृत व्याकरण। यह है हमारा विषय। ठीक, आज हम पढ़ेंगे छंद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसकी पहचान हमें होनी आवश्यक है। और साथ ही साथ इस अध्याय में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे गण है, गण पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छंद कहते किसे हैं। ठीक है, तो ऐसी गेय रचना जिसे गाया, या गेय रचना का मतलब जिसे गाया जा सके, तो गेय रचना छंद कहलाती है। ठीक है, ऐसी रचना जिसका गायन किया जा सके तो क्या कहलाती है? छंद। और आप देखे होंगे कि संस्कृत में जो श्लोक होते हैं, गेय शैली के कारण ही छंद कहलाते हैं। ठीक है, इनको गाया जा सकता है। आप देखे हैं कि इनका जो है सस्वर या ताल में उच्चारण किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आप देख लीजिए कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको गाया जा सकता है, इसलिए गेय रचना जो है क्या कहलाती है? छंद। तो देखिए, गेय रचना छंद कहलाती है। समझ में आया? ऐसी रचना जिसका गायन कर सकते हैं क्या कहलाती है? गेय। दूसरा पॉइंट क्या है कि रचना का प्रत्येक चरण पाद कहलाता है। मेरे आते हैं समझने की, जल्दी कोई नहीं समझाता है। तो रचना का प्रत्येक चरण जो है पाद कहलाता है। यानी जो भी काव्यगत रचना दी गई है तो उसका जो उसके में जितने भी चरण हैं सब पाद कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मोस्टली श्लोकों में किसी में 2 पाद होते हैं, किसी में 4 पाद होते हैं। ठीक है ना, जैसे त्वमेव माता च पिता, त्वमेव पहला पाद, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव द्वितीय पाद। ठीक है, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव, ये तृतीय पाद है। त्वमेव सर्वं मम देव देव, ये चतुर्थ पाद है। तो इस तरह से इस श्लोक में कितने पाद हुए? 4 पाद या 4 चरण। ठीक है, तो प्रत्येक चरण जो है पाद कहलाता है। ठीक, और फिर इसके बाद आता है यति। तो यति क्या है? पाद के
उच्चारण में, पाद के उच्चारण में श्वास लेने के लिए क्षण भर का विराम, क्षण भर का विराम, यानी एक क्षण के लिए जहां हम रुकते हैं किसी पाद के उच्चारण में सांस लेने के लिए, ठीक है, श्वास लेने के लिए, किसी पाद के उच्चारण में श्वास लेने के लिए क्षण भर का विराम, यानी एक क्षण के लिए जहां हम रुकते हैं, ठीक है, क्षण भर का विराम यति कहलाता है। यति कहलाता है। क्लियर? यानी पाद के उच्चारण में श्वास लेने के लिए क्षण भर का विराम यानी क्षण भर की रुकावट क्या कहलाती है? सॉरी, यत कहलाती है। यत माने रुकना। तो उस श्लोक के उच्चारण में जहाँ भी हम सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वो यत या विराम कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए श्लोक है कि शैले शैले न माणिक्यम, मान लीजिए ये है उच्चारण श्लोक कि शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे, मौतिक्यम न गजे गजे। ये तो आप देख रहे हैं कि ये कॉमा जहाँ लगा हुआ है ये यति है, ठीक है, कॉमा जहाँ लगा हुआ है ये यति है। हमने देखा कि शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र। सर्वत्र में हम एक क्षण के लिए रुके, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो जहाँ पर हम एक क्षण के लिए रुकते हैं ये क्या कहलाती है? यत कहलाती है, ठीक है। अब आता है मात्रा। तो वर्ण के उच्चारण में लगा हुआ समय मात्रा कहलाता है। समझ में आया? वर्ण के उच्चारण में लगा हुआ समय, वर्ण के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। मात्रा कहलाता। क्लियर हो गया? यानी कोई भी वर्ण है जब हम उसको पढ़ते हैं तो जो समय लगता है तो वो मात्रा कहलाता है। और लघु वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। क्लियर हो गया? साथ ही अब देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए नोट कर देते हैं लघु वर्ण। लघु वर्ण क्या है? आ, इ, उ,
ठीक है, का, की, कु, क्री। समझ में आया? आ ई उ री और लिरी, का, की, कु, क्री। ठीक, लघु वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ये लघु वर्ण है, ठीक है। तो लघु वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अब दीर्घ वर्ण यानी आ, ई, बड़ा ऊ, ठीक है, आ, ई, ऊ, अब जो है बड़ी री, ये बड़ी लिरी। समझ में आया? और की, को, ये दीर्घ वर्ण है, ठीक है। या इसको यहां से देख लीजिए, आ ई उ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, ये जो है दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। क्लियर हो गया? लघु वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय। लघु वर्ण कौन कौन से हैं आपने देखा। फिर दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, और आपने देखा कि दीर्घ वर्ण कौन कौन से। अब अगर एक चीज और समझिए कि एक मात्रा गिनने के लिए खड़ी पाई, ये है तुम्हारी खड़ी पाई, ये ठीक है। खड़ी पाई का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, दो मात्रा गिनने के लिए अवग्रह, ये दो मात्रा है। ये एक मात्रा का चिन्ह है, देख रहे हैं आप, ये पाई है, और ये यस के आकार का जो अवग्रह है, ये दो मात्रा इंगित करता है। तो दो मात्रा गिनने के लिए ये अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्लियर हो गया? अब
इससे जुड़ी हुई कहाँ एक मात्रा गिनी जाएगी और कहाँ दो मात्राएं गिनी जाएंगी, थोड़ा सा इस बारे में और जान लेते हैं। हल मात्रा यानी हल वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है और इसे हल वर्ण के पूर्ववर्ती वर्ण में लगाते हैं। हल वर्ण के पूर्ववर्ती वर्ण में लगाते हैं। जैसे रामम। अब आपने देखा कि यहाँ माँ पे हलंत लगा हुआ, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि रा तो दीर्घ है, तो इसमें भी दो मात्राएं हो गई। ये दो मात्राएं हो गई। अब माँ की एक मात्रा हो गई, लेकिन अंतिम वर्ण जो है ये हल वर्ण है, और हल वर्ण की एक मात्रा गिनी जाएगी। नियम कहता है इसे हल वर्ण के पूर्ववर्ती वर्ण में लगाएंगे। तो इस हल वर्ण के पहले माँ आया हुआ है, तो इसकी मात्रा यहीं पे लगा देंगे इस तरह से। समझ में आ गया ना? अच्छा, समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अगला नियम क्या है कि संयुक्त वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। संयुक्त वर्ण या ऐसे लिखते हैं कि संयुक्त व्यंजनों से बने शब्दों में संयुक्त व्यंजनों से बने शब्दों में विन्यासित मात्राएं गिनी जाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि यदि संयुक्त व्यंजनों से बना हुआ कोई शब्द है तो पहले हम उसका विन्यास करेंगे कि वो किन किन वर्णों से बना है, और तत्पश्चात उसकी मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे विज्ञानम, ये अब आप देखते हैं कि हमारा जो ज्ञा है ये जा प्लस या से बनता है, तो वी ठीक है। ये बीज प्लस यहाँ में बड़ा की मात्रा रहेगी या,
इया, ठीक है, प्लस नम, ये आप देख रहे हैं। तो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हल वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है, तो विज, अब ये स्वर रहित जा है तो इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी, अभी भी लग जाएगी, तो यहाँ दो मात्रा। ये आप देख रहे हैं कि दीर्घ वर्ण है, यहाँ दो मात्राएं हो गई, और इसमें भी हल वर्ण है, अंतिम हल वर्ण उसके पहले ना आया है, तो यहाँ दो मात्राएं लगेंगी। तो इस तरह से विज्ञानम में कितनी कितनी मात्राएं हो गई? 6। क्लियर? ये अगर गलतियां नहीं करोगे समझ लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ कहीं भी ये मात्राएं गिनना आवश्यक हो जाएगा छंदों में, तो ये इस तरह से अगर ये ज्ञान नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जल्दी ये नियम मिलते नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब अगला नियम है, अनुस्वार की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। अनुस्वार जानते हो, किसी वर्ण के ऊपर अंक की बिंदी। अनुस्वार की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। क्लियर? अनुस्वार की दो मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे मंगलम, ठीक। अब ये अनुस्वार है तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? 2, ये 1 हो गई, और यहाँ ला की 1 हो गई, और स्वर रहित व्यंजन जो है ना, यानी हलंत है, तो इसकी भी हो गई 1 मात्रा। तो ये ला के पहले हम जो है, यानी सारी माँ के पहले, हलंत वाले वर्ण के पहले हम जो है 2 मात्राएं लगा देंगे। ये नियम आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो मंगलम, इस तरह से क्लियर हो गया ना? तो ये नियम हो गए। अब एक अंतिम नियम जान लीजिए कि विसर्ग की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। विसर्ग जानते हो, ये किसी भी स्वर के यानी किसी भी व्यंजन के अंत में जो ये 2 बिंदु लगे रहते हैं, विसर्ग कहलाता है। तो विसर्ग की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। विसर्ग की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। क्लियर हो गया? विसर्ग की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? जैसे रामः, तो अब आप देख रहे हैं कि ये रा जो है हमारा दीर्घ वर्ण है, 2 मात्राएं इसकी हो गई, और माँ की 1 हो गई, और विसर्ग की 1 हो गई। तो अब ये दोनों मिलकर के ये हो गया रामा। विसर्ग की यानी 2 मात्राएं हो गई, ये इस तरह से क्लियर हो गया। तो ये जो है विसर्ग की 1 मात्रा इसमें जुड़ करके यहाँ पर यानी जो पहले वर्ण है उसमें लग गए। तो ये नियम हो गए मात्राओं के गिनने की, ठीक। या साथ ही साथ इसका विज्ञान हो गया। अब आइए देखते हैं छंद के भेद। तो छंद के भेद, छंद के भेद। छंद 2 प्रकार के होते हैं।
छंद दो प्रकार के होते हैं। वर्णिक और पहला वर्णिक है, ठीक है, और दूसरा है मात्रिक। मात्रिक क्लियर। तो यहाँ वार्णिक है, सॉरी वार्णिक, ठीक, वार्णिक और मात्रिक। अब वार्णिक में क्या है, वर्ण गिने जाते हैं, वर्णों की संख्या गिनी जाती है, और मात्रिक में मात्राएं गिनी जाती हैं। वार्णिक में यहीं पर समझ लीजिए, वार्णिक में वर्ण गिने जाते हैं, ठीक है, और मात्रिक में मात्राएं गिनी जाती हैं। क्लियर हो गया। वार्णिक में वर्ण गिने जाते हैं और मात्रिक में मात्राएं गिनी जाती हैं। तो अब कोई भी पद्य है तो इसे पुनः तीन भागों में बांटा जाता है, समवृत्त, विषमवृत्त और समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त, ठीक है। तो समवृत्त क्या है, जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं हो, यानी जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं हैं। और अर्ध सम में क्या होता है कि दो मात्राओं मतलब दो पदों में समान मात्राएं हों, जैसे पहला पद है और चौथा पद, इनमें समान मात्राएं हों। और जो दूसरा है और पहला तीसरा इनमें समान मात्राएं हों और दूसरा चौथा इनमें समान मात्राएं हों, तो ये क्या हो गया, अर्ध सम, ठीक है। और विषम मात्रिक में क्या होता है कि विषम वृत्त में इसके चारों चरणों में जो है अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर। अब नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि जो मात्रिक छंद हैं, ठीक है, मात्रिक छंदों में गण गिने जाते हैं, मात्रिक छंदों में गण गिने जाते हैं, ठीक। अब ये गण निकाले कैसे जाते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो ये
कितने मतलब यगण है, कितने मगण है, इसी के आधार पर जो है इसका विवेचन आगे किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। ये यमाता राजभान सलगा। अब या से यगण, अब इसकी एक टेबल देख लीजिए, एक टेबल देख लीजिए। इस तरह से ये हो गई हमारी क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या। दूसरा हम का कॉलम कर लेते हैं गण। तीसरा कॉलम है हमारा अक्षर। ठीक है, कौन कौन से अक्षर आएंगे? अक्षर। और चौथा मात्रा। ठीक है, क्रम संख्या 1 में हम देखते हैं पहले यहाँ आपने या देखा या, तो इसको इसी या शब्द में ही गण जोड़ देंगे। या अक्षर में हम क्या करेंगे? गण जोड़ देंगे, तो हमारा बन गया या गण। या गण। अब प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं। तो या के आगे के हम 3 अक्षर लेंगे, तो या ये क्या बन गया? या माता। थोड़ा टिपिकल है, समझने में अच्छे से समझ लीजिए कि जो गण है, गणों का निरूपण करना ये हमारे लिए जो है मात्रिक छंदों में आवश्यक हो जाता है। ठीक है, मात्रिक छंदों में आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए गणों का निर्धारण किया जाता है। गणों के निर्धारण के लिए आसानी से जैसे यगण है, मगण है, तगण है, रगण है, जगण है, भगण है, नगण, सगण, ये लघु, लफार लघु और गफार गु। ठीक है, लघु माने छोटा और गुरु मीन्स बड़ा, दीर्घ। तो ये गण हो गए। अब जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तो फिर हमें जो है छंदों की पहचान करने में दिक्कत होगी। तो हमने क्या किया कि प्रत्येक अक्षर ले लेते हैं इस सूत्र का और उसके साथ हम गण शब्द जोड़ देते हैं। हमने पहले यह अक्षर लिया, उसमें हमने गण शब्द जोड़ दिया, तो बन गया यगण। अब इसके लिए हमें जो है मात्राओं का निरूपण करना है। तो प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो 3 वर्ण के लिए हमने या के आगे के 2 और ले लिए। क्या बन गया? या माता। अब इसकी मात्राएं देखेंगी तो आप देख रहे हैं कि या जो है आपका लघु है, तो 1 मात्रा हो गई। ठीक है, अभी इसके पहले नियम बता चुका हूं। माँ दीर्घ है आपका, तो 2 मात्राएं हो गई। ता दीर्घ है तो 2 मात्राएं हो गई। यानी यगण में 1 2 2 इस तरह से मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब याद करना आसानी से, मतलब याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो यगण में 1 2 2। अब दूसरा है माँ, तो ये हो गया मगण। दूसरा क्या हो गया? मगण। माँ में हमने गण जोड़ दिया, मगण। अब माँ के आगे के हम 3 अक्षर ले लेंगे। कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं। तो मगण में मातारा, मातारा। क्लियर? अब देख रहे हैं कि तीनों दीर्घ हैं, तो 2 2 2 इस तरह से मगण में जो है 6 मात्राएं होती हैं। ठीक, अब आगे आइए। तीसरा तब है हमारा तगण। ता में गण जोड़ दिया, तगण। अब इसमें ता के 3 अक्षर लेंगे,
ताराज, ताराज, ठीक। 2 2 1 2 2 2 1, ठीक। अगला है हमारा चौथा। चौथा क्या है हमारा? ता तक हो गया। अब फिर इसके बाद है रगण, रगण, ये। अब इसमें ये हो गया राजभा, राजभा, ठीक है। 2 1 2, यानी रगड़ में 2 1 2 मात्राएं होती हैं। पांचवा है हमारा जगण, जगण, जा में हमने गण जोड़ दिया। अब 3 अक्षर हम बनाएंगे तो हो गया जभान, जभान, ये 1 2 1, ठीक। जभान। अब है हमारा छठवां मानस, सॉरी जबान। अब आ गया भानस, भगण, भगण, जगण के बाद भगण, भाभी हमने गण जोड़ दिया। 3 अक्षर बनाएंगे हम तो हो गया भानस, भानस। अब इसमें जो है भा की 2 मात्राएं, ना की 1 मात्रा, सा की 1 मात्रा, यानी इस तरह से आप देख रहे हैं कि भगण में 2 1 1 ये मात्राएं होती हैं, ठीक। अब आपका जो है अगला गण है सगण, सॉरी भगण हुआ। अब आया नगण, नगण, ना में हमने गण जोड़ दिया, नगण। अब नगण का में हम 3 अक्षर लेंगे तो हो जाएगा नशल, ये नसल, 1 1 1, ठीक। अब हमारा बचा अंतिम शगण, शगण। इसका हमारा क्या बना? शलगा। तो 1 1 2, 1 1 2, इस तरह से। अब जो है ये ला से कोई गण नहीं बनता है। ला जो है ला फार होता है लव, लव, ये लव का मतलब है छोटा, तो इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। अब गा का मतलब है गु, गु, गु माने होता है दीर्घ या बड़ा, इसकी 2 मात्राएं। क्लियर हो गया? ये इस तरह से गण समझ में आ गए होंगे। अच्छे से गण समझ में आ गए होंगे तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे पहले वाणिक छंद, ठीक है। पहले देखेंगे वाणिक छंद, तो सॉरी पहले देखते हैं मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में पहले बताया मैंने मात्रिक छंद, इनका प्रयोग जो है हिंदी में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि दोहा, सोरठा, सवैया, चौपाई, बरवै, कुंडलिया, ये सब मात्रिक छंद है, ठीक है। ये हिंदी में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब पहला जो है मात्रिक छंद में हम देखते हैं आर्या,
आर्य, इसकी परिभाषा क्या है? क्लियर है? तो आर्या में जो है अब इसमें जो है 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, पहले चरण में 12 मात्राएं, ठीक, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 15 मात्राएं, तृतीय चरण में 12, यानी पहले और तृतीय में 12, ठीक है। तृतीय चरण में 12 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती, और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो ये समझ आ गया होगा, है ना। 4 चरण होते हैं आर्या में। पहले चरण में 12 मात्राएं, ठीक है, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होते हैं। तो इस तरह से जो है ये आर्या की रचना होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, अपरितोषा अपरितोषाद, तो अब मात्राएं गिनने की वजह से थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। अपरितोषाद, अपरितोषाद, ठीक है। विदुषाम, अब विद्या में हलंत रहेगी तो सा में ही जुड़ा है। अब मात्राएं गिनने की वजह से थोड़ा दूर लिखे हैं। अपरितोषाद विदुषाम, विदुषाम, तो ये पहला चरण हुआ, अपरितोषाद विदुषाम, ठीक। अब इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। तो आ है, इसकी आप जानते हैं कितनी मात्राएं होंगी, 2। परि 1 1, तोषा 2 2, ठीक है। और हल रहित वर्ण की जो है भी एक मात्रा गिनी जाएगी। तो एक मात्रा हो गई, ये हल युक्त वर्ण की जो है एक मात्रा हो गई, ठीक है, हलंत लगा हुआ है। विदु 1 1 2 1, विदुषाम, ठीक है।
अपरितोषा, अपरितोषाद विदुषाम। तो यहाँ दो 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 और एक विदुषाम। तो विदुषाम शीघ्र उच्चारण। साथ ही साथ एक चीज और ये देखिए कि जो है यहाँ जो वर्णों के उच्चारण का समय है, यदि वो बहुत शीघ्र हो जा रहा है, यदि कोई दीर्घ वर्ण भी है किंतु अगर आवश्यकता अनुसार उसका उच्चारण लघु हो रहा है तो उसकी एक ही मात्रा गिनते हैं। तो हम देख रहे हो आप विदुषाम जब शीघ्र कह जाते हैं तो इसकी एक ही मात्रा होगी यहाँ, और शा ये दो होंगी और इस माँ की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। तो दो दो चार, चार आठ, एक 9, एक 10, 2 12। तो इस तरह से इसकी 12 मात्राएं ही गिनी जाए। क्लियर हो गया। इसी तरह से न साधु मन्ये प्रयोगे विज्ञानम, न साधु मन्ये, ये द्वितीय चरण है। न साधु मन्ये प्रयोगे विज्ञानम। अब इसकी मात्रा गिन लीजिए। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ठीक है। इसकी मात्राएं गिन लीजिए। तो देखिए न साधु मन्ये प्रयोगे विज्ञानम, तो 1 2 1, ठीक है। अब न साधु मन्ये, ठीक है। मन्ने तो ये माँ की एक, न साधु मन्ने मात्राएं रेड से करते हैं। 1 2 1 मन्ने मन्ने। तो मन्ने में 1 2, ठीक है। माना हुआ है ए दीर्घ है मन्ने मन्ने, और प्रयोगे, प्रयोग है यहाँ प्र 1 2 और 1, ठीक है। प्रयोग। अब यहाँ जो है गा की मात्रा नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि प्रयोग में प्रयोग गा जो है जल्दी उच्चारित हो जा रहा है। और विज्ञानम, विज्ञानम में पहले मैं बता चुका हूँ कि जो है 1 2। अब ये इसके जो है 2 बार मात्र बीज धन या धन नम, ठीक है। और यहाँ भी 2, इस तरह से ना के पहले जो है दीर्घ लग जाएगी। समझ में आया ना। तो ये लघु वर्ण है यानी हल वर्ण है, तो हल के पहले वाले में 2 लग जाएंगी। और जैसे कि विज्ञानम में अभी मैंने आपको पहले एक नियम बताया था कि संयुक्त वर्णों से बने शब्दों की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो उस तरह से अब इसकी जो है 1 3 4 5 2 7 3 10 1 11 और 11 2 2 4 2 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 13 14 14 और 2 16 1 17
सॉरी यहाँ एक गा की छोड़ गए हैं। ये इस तरह से 18 मात्राएं हो गई आपकी। कितनी मात्राएं हो गई? 18। तो अभी देख लीजिए कि यही मात्राएं गिनने में थोड़ा परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो इसको यदि आप नियमवत हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से जब हम इसका आगे देखेंगे तो उसमें जो है फिर हमारी 12 मात्राएं आएंगी, ठीक है, और अंतरिम में 14 आएंगी। तो ठीक है, अंतिम में जो है 15 मात्राएं आएंगी। तो इस तरह से ये आर्या का उदाहरण होगा। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वर्णित छंद लेंगे और यही खास तौर से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, है? ये मैंने इस तरह से मैंने गिनना बता दिया कि किस तरह से मात्राएं निकाली जाती हैं। तो इसके आपको जो है याद रखना पड़ेगा जब आप कभी इसकी तैयारी करेंगे कि किस छंद में किस मतलब प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और निकालने का तरीका आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अध्यापन समाप्त करूं इसके पहले पुनः एक अनुरोध कि भाई मेरा हक बनता है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, इसे शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।